Assalamualaikum students, I hope you all are very well. कि हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एसक्यूएल के अंदर हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स हमारे पास वही हैं एग्रीगेशन फंक्शंस जो स्टैटिस्टिकल हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि काउंट करना, सम करना, एवरेज वैल्यू लाइक दिस। तो एसक्यूएल के अंदर हम इसका किस तरह से क्यूरीज लिखते हैं, कोड लिखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पर लास्ट हम लोगों ने WC स्कूल वेबसाइट पे माई एसक्यूएल का एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटाबेसेस यानी कि टेबल्स फॉर द प्रैक्टिस गिवन है। अब इस पे हम लोग सबसे पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से मिनिमम वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं या इन फंक्शंस का इम्प्लीमेंट करते हैं। मिनिमम का हमें पता है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है, तो इसमें हम लोग सेलेक्ट कमांड इसी तरह से या सेलेक्ट स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मिन। अब मिन की पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे कि कौन से कॉलम से मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कॉलम लिख दिया प्राइस, चूँकि प्राइस वाला कॉलम मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल के अंदर मौजूद है। आगे मैंने बता दिया फ्रॉम किस टेबल से, और वो मैंने कह दिया प्रोडक्ट्स टेबल से। तो प्रोडक्ट टेबल में जो प्राइस वाला कॉलम होगा उसमें मेरे पास कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है वो मुझे आउटपुट में यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। तो ये है हमारे पास मिनिमम मेथड जो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो ये कॉलम ने, चूँकि ये मेरे पास टेम्परेरी रिजल्ट आया है, तो ये कॉलम ने मुझे यहाँ पर वो मीन और पैरेंथेसिस के अंदर प्राइस ही डिस्प्ले करवा रहा है, जबकि मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कॉलम नेम भी चाहता हूँ। तो जब हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम नेम यहाँ पर आइडेंटिफाई करना हो तो फिर हम एज एलिसिस या एलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एज, और एज के बाद मैंने बता दिया स्मॉलेस्ट अंडरस्कोर प्राइस, कि सबसे जो छोटी प्राइस है। अब मैं इसको रन करूँगा तो अब यहाँ पर मेरे पास कॉलम नेम वही डिस्प्ले हुआ है जो मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर डिफ़ाइन किया था। तो ये कैसे डिफ़ाइन किया, उसके लिए हम यहाँ पर एज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास मैक्स भी इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम मैक्स और पैरेंथेसिस में हम कॉलम नेम देते हैं। तो वो उन सब वैल्यूज़ को क्या करता है, हमें उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है, मेथड्स वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्यूरीज कमांड्स लिखने का तरीका डिफरेंट है। अगर हमने एक एक वैल्यूज़ हमें चाहिए तो फिर यहाँ पर हम वन बाय वन इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों एक साथ ही चाहिए तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट का इस्तेमाल करूँगा, और सेलेक्ट के बाद मैंने आगे बता दिया मिनिमम यानी कि मीन, पैरेंथेसिस में मैंने कॉलम नेम बता दिया, और इसका जो आउटपुट आएगी वो मैं कह रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट प्राइस वाले कॉलम के अंदर मुझे डिस्प्ले हो, जिस तरह यहाँ पर ये नाम डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे बताना है आगे मैक्सिमम भी। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊँगा, और कॉमा के बाद यहाँ पर मैं बताऊँगा मैक्स, और यहाँ पर मैंने लगा दिया पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पर बता दिए कॉलम नेम, और एस के बाद मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर लार्जेस्ट अंडरस्कोर प्राइस, ये मैंने यहाँ पर कॉलम नेम रख दिया। यहाँ पर सेलेक्ट कमांड इसी तरह से हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ होगी। आगे मैंने मिन और उसके पैरेंथेसिस में कॉलम नेम बता दिया, और उस कॉलम का जो नाम, जो यहाँ पर टेम्परेरी जो रिज़ल्ट मुझे डिस्प्ले होगा वो कॉलम का नेम मैंने यहाँ पर उसको एज का इस्तेमाल करते हुए आगे बताया है। और आगे अगर मेरे पास और भी फंक्शन मैंने इम्प्लीमेंट करने हैं एक ही वक्त में तो फिर हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन अपना इम्प्लीमेंट कर दूँगा। और ये दोनों ही मुझे एक ही कॉलम से और एक ही टेबल से चाहिए, तो इसलिए फ्रॉम प्रोडक्ट यहाँ पर मैं एंड पे लिख दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो रही है। जबकि अगर हम एस का इस्तेमाल ना करते तो फिर मुझे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम नेम दे रहा था जो उसको सूटेबल लग रहा था, यानी जिस तरह उसने मिन और पैरेंथेसिस में मुझे प्राइस कॉलम नेम बता दिया।
तो एज एलाइसिस या एलिसिस का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम नेम का रिज़ल्ट को आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करना हो। और साथ में एज इट इज़ एग्रीगेशन फंक्शंस, यही हमारे पास फंक्शंस कहलाते हैं। मीन निकालना, मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालना, सम अप कर देना। तो यहाँ पर हम सम का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम काउंट के अगर हमने कुछ गिनना है तो उसका भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबका एक ही जो है वो वैल्यू निकाल लेता हूँ। मुझे प्राइस को ही सम करना है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल प्राइस, कॉमा। उसके बाद मुझे काउंट करना है। अब काउंट में हमारे पास यहाँ पर वो प्राइस की क्या जो एंट्रीज़ होती हैं वो काउंट करेगा। सो यहाँ पर हम टोटल एंट्रीज लिख लेते हैं। तो अब हर एक का कॉलम नेम मेरे मुताबिक आएगा। मिनिमम वैल्यू का जो मैंने रखा था स्मॉलेस्ट प्राइस, उसी के अंदर मेरे पास वो सबसे छोटी वैल्यू बता रहा है प्राइस की। लार्जेस्ट में वो मुझे सबसे मैक्सिमम जो बड़ी वैल्यू होगी वो बताएगा। सम में वो सब जितनी भी प्राइस की मेरे पास 77 एंट्रीज़ हैं, यानी कि 77 मेरे पास प्राइस की वैल्यूज़ मौजूद थी, उस सबको सम अप किया तो वो मेरे पास 2222.71 मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये सारे के सारे ये जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं ये हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शन ही कहलाते हैं। इसी तरह अगर हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम AVG का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसका चलें मीन प्राइस रख लेते हैं कॉलम में। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये एवरेज वैल्यू भी आ गई है। एवरेज वैल्यू टोटल प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे उसकी लेंथ के साथ, यानी सब प्राइजेस को सम अप करेंगे और उसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एवरेज या मीन आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मीन का फंक्शन यूज़ नहीं होता जिस तरह हम अपने प्रीवियस टूल्स के अंदर इस्तेमाल करते हुए आए हैं। यहाँ पर हमारे पास AVG एवरेज का मेथड यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये मोस्टली हमारे पास जो एग्रीगेशन फंक्शन या मेथड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर यूज़ होते हैं। देन यहाँ पर एक और हम काउंट का मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं कि काउंट में अगर यहाँ पर हम लगा दें स्टैरिक तो फिर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी। तो बेसिकली ये जो स्टैरिक है या एस्ट्रिक है ये हम लगाते हैं जिसमें वो तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे टेबल के अंदर होते हैं, क्योंकि काउंट के आगे स्टैरिक मैंने पैरेंथेसिस में लगाया है। कोई भी कॉलम का स्पेशल नेम यहाँ पर मैंने नहीं बताया। तो स्टैरिक बताता है कि वो सब के सब कॉलम्स रो वाइज वो उसकी एंट्रीज को क्या करेगा, काउंट करेगा। तो वहाँ पर उसने मुझे बता दिया है कि टोटल कितनी मेरे पास रिकॉर्ड्स इस टेबल के अंदर हैं। वो मेरे पास यहाँ पर 77 है। इज इट क्लियर? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था। यस। सर अब हमने मतलब पाइथन भी देख लिया, हमने एक्सेल भी कर लिया, अब हम एसक्यूएल कर रहे हैं। तो हम मुझे मतलब अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि इन फुल स्केल जो प्रोजेक्ट होता है वो मतलब उस पर किस तरह काम करते हैं। मतलब कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे इम्प्लीमेंट करें प्रोजेक्ट हाँ मतलब ये कंप्लीट करने के लिए। अब हम मुझे आइडिया नहीं है कि ओवरव्यू जैसे एक आप दे दें कि जब एक होता है डेटा एनालिस्ट का जो रोल होता है उसमें अब उसने जॉब परफॉर्म करनी है अपनी, तो मतलब किस तरह से वो लेता है इन सारे टूल्स को, किस तरह वहाँ यूज पर करता है मैंने एक ये बार। स्टार्ट में भी और हर टूल में मैंने आपको ये बताया है, उस टूल के स्टार्टिंग में भी,
कि स्टार्ट जो है वो हमेशा आई थिंक एक्सेल से ही करना चाहिए, क्योंकि एक्सेल आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितनी भी एंट्रीज डेटा एंट्रीज की जाती हैं वो एक्सेल में भी की जाती हैं और एसक्यूएल डेटाबेसेस में भी की जाती हैं। लेकिन जब हमारे पास बहुत लार्ज डाटा हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है ना, इवन के 2000 प्लस 20,000 प्लस में भी अगर डाटा आ जाता है तो समटाइम्स वहाँ पर फिर एक्सेल में हमारे पास जो एंट्रीज वो एनालिसिस परफॉर्म होना होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। यानी एक्सेल जो है वो इतने लार्ज डाटा सेट को हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए बेहतर है कि आप पाइथन का इस्तेमाल करें, और उसमें वो जुपिटर नोटबुक या कोलैब का हमने बेहतरीन इस्तेमाल किया है। और एक्सेल में हम अपने आउटर एक्सटर्नल सोर्स से भी डाटा को गेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डेटाबेस में डाटा मौजूद है तो आप एक्सेल के थ्रू ही आप डेटाबेस से भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि एसक्यूएल में अब मोस्टली एसक्यूएल में भी डाटा हर टाइम मौजूद होता है, वहीं से ही हम एक्सेल में भी डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो फिर आपकी अपनी जो है वो चॉइस है कि आपने किस टूल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना है। हाँ, जब लार्ज आपके पास डाटा सेट हो तो तब तो आप पाइथन का इजीली यूजेज कर सकते हैं, और उसमें आपने देखा भी था कि कोई मुश्किल कोड नहीं था, कोई बस हमने लॉजिक्स इम्प्लीमेंट करनी है, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, उसी के मुताबिक कोड लिखना है। तो एसक्यूएल में अगर डेटाबेसेस दे दी जाए तो डेटाबेसेस से कैसे हैंडल करना है, वहाँ से डाटा फेच करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये सम अप करना डाटा को, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब सर अब डेटा जैसे डेटाबेस के अंदर पड़ा है एसक्यूएल में, तो हम वहाँ पे तो हम एसक्यूएल के थ्रू जिस तरह हम कर रहे हैं वहाँ पे डेटा एनालिसिस कर लेंगे जिस जिस तरीके से हमने करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने एसक्यूएल के अंदर डेटा पाइथन के थ्रू करना चाहते हैं तो वो इस तरह हम करेंगे। एसक्यूएल से डाटा पाइथन में आप यूज़ करना चाह रहे हैं? जी, मतलब जैसे पाइथन यूज करते हैं तो उसको वो भी डेटाबेस से ही डेटा निकालते हैं ना उसका नहीं नहीं, डिक्शनरी। पाइथन में तो आप फाइल्स वगैरह जो हो वो आप इंपोर्ट करते हो, फिर वहाँ से डाटा आता है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप एक्सेल में अपनी डेटाबेस से डाटा को कलेक्ट कर लें, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स है, मैंने आपको बताया वहाँ पर ऑप्शन आती है गेट डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, और इवन के वो डेटाबेसेस भी बता रहा होता है कि आपने यहाँ से डाटा लेना है। बस वहाँ पे फिर आपने अपनी डेटाबेस का जो है वो लिंक या फिर उसका नेम कनेक्शन वगैरह बिल्ड करना होता है। तो आप एक्सेल में भी अपना डाटा लाने के बाद फिर आप उस एक्सेल सीट को क्या कर सकते हो, पाइथन में आप इंपोर्ट करके एनालिसिस बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज जो है सर वो अगर एसक्यूएल से भी हम जैसे एसक्यूएल है तो एसक्यूएल से भी हम पाइथन में करेंगे या एसक्यूएल के अंदर ही हम इस तरह करेंगे इस तरह आप बता नहीं रहे नहीं, हैं। अभी हम एसक्यूएल को इसी तरह से जो है वो समझेंगे, ठीक है। तो उसमें इवन के पाइथन में आप लाइब्रेरी भी यूज़ होती है जो हमारे डेटाबेस से डाटा को फेच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर वो होना चाहिए, इंस्टॉलेशन होनी चाहिए जुपिटर नोटबुक की भी और आपके डेटाबेस की भी। जी। और अगर आपने वेबसाइट से कहीं से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि आप उसका यूज़ करते हैं, वेब स्क्रैपिंग का आप यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके। जी सर। ओके, सो नेक्स्ट अच्छा, और मूव क्वेश्चन, कर जी। एक और क्वेश्चन था कि जब जैसे आप मतलब आपका एक्सपीरियंस है आप कंपनीज में भी काम करते हैं तो ज्यादातर जो डेटाबेस होती है कंपनीज की वो किस फॉर्म में होती है, एक्सेल में पड़ी होती है या एसक्यूएल वगैरह होता है ज्यादा दोनों में ही कंपनी जो होती हैं, यूज। ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, दोनों में ही होती हैं, एक्सेल में भी होती है, डेटाबेस में भी होती है। बेसिकली एक्सेल में अगर ना भी हो तो मैंने बताया कि आप डेटाबेस से एक्सेल में डाटा ला सकते हो, ठीक है। वो फिर आगे आपकी चॉइस होती है, लेकिन यूज़ दोनों का ही हो रहा है। इसमें ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। दोनों ही आज आप इवन के सर्च भी कर लें तो आपके पास दोनों ही ये जो टूल्स हैं एक्सेल और एसक्यूएल, ये नंबर 1 पे हैं, यहाँ पे टॉप ऑफ द लिस्ट है। सर एक इसमें मंगोडीबी भी लोग यूज करते हैं तो वो वो भी यही एसक्यूएल के। हाँ जी, ये एसक्यूएल का ही वर्जन आ जाता है, जिस तरह मैंने आपको कहा है ना कि माई एसक्यूएल है, ओरेकल बेस है, डेटाबेस है, ठीक है। तो ये उसी तरह मोंगोडीबी भी है।
लेकिन ये है कि हर एक वर्जन में थोड़ा सा यहाँ पे एडिटर का कह दिया जाए अगर, तो उसमें थोड़ा सा कोड राइट करने का डिफरेंट मेथड है, लेकिन होती डेटाबेसिस ही हैं। और ये लैंग्वेज यही एसक्यूएल ही चलेगी जो कमांड्स हम इसमें हाँ यूज जी, कर वो रहे हैं। कमांड्स तो ऐसे ही रहेंगी, सेम ही रहेंगी। ठीक है सर। सो के यहाँ पर हमने ये जो काउंट के पैरेंथेसिस में स्टैटिक मैंने लगाया है, तो ये बेसिकली मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करके बता रहा है कि कितने रिकॉर्ड्स मेरे इस टेबल के अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा हम लोग अगर हमने अपने कोई यूनिक रिकॉर्ड्स हमने देखने हों, तो उसके लिए एक हमारे पास यहाँ पर मेथड यूज़ होता है डिस्टिंक्ट का, जिसमें हमारे पास वो रिटर्न यूनिक वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर कैपिटल में भी लिख सकते हैं हम, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इसका मैंने कहा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्टिंक्ट, और इसके बाद फिर आगे हम कॉलम नेम बताएंगे जो मुझे यूनिक वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि प्रोडक्ट वाले टेबल से ही मुझे सिर्फ प्राइस बतानी है कि कौन कौन सी प्राइस यूनिक है। अब यहाँ पर यूनिक नंबर ऑफ़ जो प्राइजेज़ आ रही हैं वो टोटल 62 हैं, और टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास 72 है। तो इसका मतलब है कि इन्हीं प्राइजेज़ में से कोई मल्टीपल्स टाइम रिपीट भी हो रही है। तो जब भी हमने यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिक का मेथड या फंक्शन यूज़ नहीं होता, बल्कि हम डिस्टिंक्ट DISTINCT का यूज़ करते हैं। तो वो हमें यूनिक वैल्यूज़ या यूनिक रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करवाता है। जस्ट वेट, इसी के साथ हम और कोई रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पर मैं कंट्री ले लेता हूँ, और कौन से मेरे टेबल में है, कस्टमर्स टेबल में है। तो मैं यहाँ पर उसे कहता हूँ कि मुझे कंट्री बताओ कि कौन सी यूनिक है, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम यहाँ पर कॉलम नेम भी सेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख लिया यूनिक अंडरस्कोर कंट्री अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर ये जो कॉलम नेम है वो अब जो मैंने राइट किया है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये उसने मुझे यहाँ पर यूनिक जो है वो कंट्रीज़ बता दी हैं। तो उसके लिए हम लोग डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो इसी तरह हमारे पास ये मेथड्स सम है, काउंट है, मीन अगर निकालना है तो उसके लिए एवरेज का यहाँ पर मेथड इस्तेमाल होता है। तो यही एग्रीगेशन फंक्शंस है जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर जॉइंट्स के साथ भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो मोस्ट यूज़ होता है ऑपरेटर, दैट इज़ लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, तो जो हम लोगों ने पाइथन में इस्तेमाल किया था स्ट्रिंग से रिलेटेड जो हमने फंक्शन देखे थे, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, सेम एग्जैक्ट ये लाइक ऑपरेटर भी एसक्यूएल के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होता है। यानी कि इसमें मैं सिर्फ इसको लाइक ऑपरेटर भी कह सकते हैं, इसको हम वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह के हैं, जिसमें बेसिकली हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो हमें वही आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। जिसमें आपको यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, बल्कि यहाँ पर सिलेक्ट मैंने तमाम कॉलम्स कर लिए, फिर किस डेटा में से वो मैंने बता दिया, कस्टमर वाले डेटा में से कंडीशन का इस्तेमाल होगा वेयर, और वेयर के बाद मैं यहाँ पर उसको बताऊँगा कि मेरा जो कंट्री कॉलम है वेयर कंट्री लाइक, यहाँ पर वेयर कंट्री के आगे मैं जो है वो इक्वल वगैरह नहीं लिखूँगा। मैंने अभी यहाँ पर बता दिया है वेयर कंट्री, जहाँ पर कंट्री क्या हो, लाइक का मतलब है इस जैसी हो। तो अब यहाँ पर मैं बेसिकली बताऊँगा डबल या सिंगल कोट्स के अंदर मुझे अगर सिर्फ वही कंट्रीज़ के रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर फिर लिखूँगा ए, और ए के बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगा परसेंटेज। तो इसका मतलब है कि सिर्फ अब ये मुझे वही कंट्री और उन्हीं के प्रस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाएगा जिसमें कंट्री का नाम सिर्फ ए से स्टार्ट हो रहा होगा। और ए के बाद ये जो परसेंटेज है बेसिकली ये शो करवाता है कि ए के बाद सेकंड, थर्ड, फिफ्थ
जितने मर्जी आगे जौन से मर्जी करेक्टर्स हों, पहला करेक्टर कंट्री के अंदर ए वाला होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कंट्रीज़ के अंदर देखें, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, ये ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर लाइक ऑपरेटर यूज़ होता है, काम करता है। अगर मैं ए के साथ यहाँ पर आर भी बता दूँ तो फिर वो पहले दो करैक्टर सिर्फ ए और आर को ही आइडेंटिफाई करेगा। तो इसमें सिर्फ रिकॉर्ड्स मेरे पास अर्जेंटीना ही आएंगे। तो यहाँ पर मैंने उसको एक पैटर्न बता दिया है कि कंट्री वाले कॉलम में जो ये दो नाम कंट्री नेम अगर इन दो लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने ये नहीं उसको कहा कि थर्ड लेटर भी ये होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर मैं थर्ड लेटर अगर आई बता दूँ, चलें यू बता दिया, अब यू से तो कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पर मेरे पास एम्प्टी रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मैंने उसे कहा है कि पहले दो जो करेक्टर्स हैं कंट्री के वो ए आर होने चाहिए, बाकी आगे जौन से मर्जी हो। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर परसेंटेज लगा देते हैं। और यही अगर मुझे एंड वाले देखने हों कि एंड पे जिन कंट्रीज़ के एंड पे ए आता है, मुझे सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं। वो स्टार्ट किससे हो रहे हैं, वो चाहे स्टार्ट एम से हो रहे हों, के से हो रहे हों, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है। तो फिर स्टार्ट में हम परसेंटेज लगाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर ए लिख दूँगा। तो यहाँ पर अर्जेंटीना भी ए पे एंड ख़त्म हो रहा है, कनाडा भी, ऑस्ट्रिया भी, वेनेजुएला भी और यूएसए भी। तो यहाँ पर सेकंड चीज़ ये भी देख लिया कि यहाँ पर केस सेंसिटिव जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप चाहे कैपिटल ए में लिख लें, आप चाहे स्मॉल ए में लिख लें, आपको आउटपुट वो डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन हाँ, कुछ एडिटर्स होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी, आपका अगर कंट्री नेम कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आपने लाइक के अंदर पैटर्न भी कैपिटल ए का ही देना है। तो ये जो लाइक ऑपरेटर हैं, ये सेम एग्जैक्ट जो स्टार्ट्स विद और एंड्स विद हमने स्ट्रिंग बेस्ड पाइथन के अंदर मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया था अपने डेटा सेट के ऊपर, सेम एग्जैक्ट यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर लाइक ऑपरेटर की फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। इनको वाइल्ड कार्ड भी कहा जाता है। ओके, जी सर। नेक्स्ट है फिर ये तो हमने देख लिया कि ठीक है स्टार्ट है और एंड है। अगर हमने मिड में चेक करवाना हो, यानी कि मैंने ये देखना हो कि मेरे उस वर्ड के दरमियान में चाहे ए आ रहा है, वो फिर चाहे सेकंड लेटर हो, वो फिर चाहे सेकंड लास्ट हो, थर्ड हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट में और एंड पे मैं परसेंटेज का साइन दे दूंगा। बेसिकली ये परसेंटेज सिंबल या इनको मॉडुलस भी कहा जाता है सिंबल्स को, ये शो करवाते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन उन वर्ड्स के दरमियान में अगर कहीं पे ए आ रहा है तो मुझे सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड क्या है डिस्प्ले करवाओ। तो पहले आप देखें 25 शो हो रहे थे, अब 75 है। तो ये देखें ए जो है वो यहाँ पर एंड पे आ रहा है, यहाँ पर ए आर के बाद आ रहा है, यहाँ पर भी ए, यानी कि यहाँ पर मैंने बस बता दिया है उसको कि मेरे स्टार्ट और एंड इनके दरमियान में कहीं पे भी ए आ रहा है तो मुझे सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड्स जो है वो क्या करो, डिस्प्ले करवाओ। तो यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना के एंड पे ए है, स्टार्ट में ए है, मिड में नहीं भी है, तो उसने मुझे डिस्प्ले करवाया है। तो ये हम लाइक ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइक लिखा है, वेयर कंडीशन मैंने बताई है कि कंट्री के ऊपर इस ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना है, और चूंकि सारे के सारे कॉलम्स ही चाहिए थे मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक का यूज़ किया है। अदरवाइज़ हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कॉलम नेम बता सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी, सिटी बता देता हूँ और कंट्री। तो अब मुझे आउटपुट में सिर्फ यही 3 कॉलम डिस्प्ले होंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर अब मैं उसे चाह रहा हूँ, ये तो था इससे पहले हमने देखा कि स्टार्टिंग के एक करैक्टर या 2 करैक्टर मैंने दे दिया, एंडिंग का करैक्टर दे दिया, तो उसी के मुताबिक उसने मुझे कंट्री नेम डिस्प्ले करवा दिए और उनके रिकॉर्ड्स भी। यहाँ पर मैंने देख लिया कि ए जहाँ पे भी आ रहा है मेरे वर्ड के दरमियान वो मुझे डिस्प्ले करवा दो। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर करैक्टर की पोजीशन वाइज चलूँ, यानी कि मैं अगर यहाँ पर उसको कहूँ कि स्टार्ट ए से हो, सेकंड करैक्टर मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, लेकिन थर्ड करैक्टर मैंने यहाँ पर कह दिया है कि आर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर कह दिया कि फर्स्ट जो मेरी कंट्री का लेटर होगा वो ए हो,
सेकंड में मैंने उससे कहा है मुझे नहीं पता क्या हो। थर्ड नंबर पे मैंने उसको कहा है कि आर हो, और उसके बाद भी जो मर्ज़ी लेटर्स आ रहे हो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी कोई भी नहीं आया। मैं यहाँ पर अगर जी लिख दूँ और आगे तो जर्मनी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो मैंने अंडरस्कोर लगाई है जी और आर के दरमियान, बेसिकली ये इसी चीज़ के लिए है कि सेकंड जो पोजीशन पे मेरा करेक्टर है मुझे नहीं पता वो कौन सा है, लेकिन मैंने कहा है कि फर्स्ट पे जी होना चाहिए और थर्ड पे आर होना चाहिए। तो ये भी हम अपने इस पैटर्न के मुताबिक आउटपुट को क्या है डिस्प्ले करवा रहे हैं। यानी कि जब हम डेटा को एनालाइज कर रहे हो, डेटा को देख रहे हों, तो फिर इस तरह से डिफरेंट वे से हम अपने डेटा को देखते हैं। लाइक ऑपरेटर इंप्लीमेंट करते हैं, हम उसके आउटपुट्स को डिस्प्ले करवाते हैं। जो टेम्परेरी हम लोग कॉलम नेम यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम यहाँ पर एनालिसिस उसका परफॉर्म करते हैं। सो वर्डेड के ये जो हमारे पास लाइक ऑपरेटर हैं, बेसिकली यही हमारे पास ऑपरेटर्स वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स भी हमारे पास ये मेथड कहलाता है कि जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या काम कर रहे होते हैं, एक पैटर्न डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि ये वाला वर्ड मुझे दिखाना है, पहला मेरा करेक्टर जो है वो ए का होना चाहिए, सेकंड जो है वो जो सा मर्ज़ी हो। तो उसके लिए हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। और किसी भी कॉलम के ऊपर लाजमी नहीं है कि ये एक ही कॉलम के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक ही डेटा, एक ही टेबल के अंदर एक ही कॉलम के ऊपर डिफरेंट हम लोग कॉलम्स के ऊपर न्यूमेरिकल हैं, चाहे हमारे पास टेक्स्ट बेस हैं, उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन इसी तरह हम एंड पे भी उसको बता सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर उसको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं उसको बता देता हूँ कि ए आ जाए, और मिड में मैंने कहा जो मर्ज़ी आ जाए। देन उसको मैंने ये वाली अब स्लैश में बेसिकली उसको सेकंड लास्ट वर्ड की दे रहा हूँ कि सेकंड लास्ट वर्ड जौन सा मर्ज़ी हो, लेकिन लास्ट वाला ए होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, अर्जेंटीना आ गया, क्योंकि फ़र्स्ट मैंने यहाँ पर बताया है ए के बाद मैंने उसको बताया है कि जौन से मर्ज़ी करैक्टर्स हों, तो ए के बाद उसने ये मुझे यहाँ तक खुद ही वर्ड्स उसने डिस्प्ले करवा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेस है, यानी कि ये जो सेकंड लास्ट करैक्टर है ये भी मैं उसको कह रहा हूँ कि जौन सा मर्ज़ी हो, लेकिन लास्ट मेरे पास ए का होना चाहिए। तो यहाँ पर वही हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये हमारे पास लाइक ऑपरेटर यूज़ होते हैं SQL के अंदर, यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है, दैट इज़ इन ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर की तरह काम करता है। यानी इनका क्या मतलब है, अब मैं उसको एक वैल्यू दूंगा और मैं कहूँगा कि क्या मेरे कॉलम के अंदर ये वैल्यू मौजूद हैं या फिर ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो मुझे वो उसी के रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा। चेक करने के लिए हम इस इन ऑपरेटर फंक्शन का यूज़ करते हैं। जिस तरह एग्जांपल में हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर हम पहले कर लेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट में हम यहाँ पर कर लेते हैं कस्टमर के, जस्ट वेट, हम यहाँ पर इसको किसी और यहाँ पर हम ऑर्डर डिटेल्स में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन ऑपरेटर को। यहाँ पर मैंने तमाम तर कॉलम सेलेक्ट कर लिए, किस टेबल से वो भी बता दिया, बट कंडीशन लगेगी वेयर। अब मुझे किसके ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटिटी, और आगे मैंने लिख दिया इन, कि क्वांटिटी वाले कॉलम में हो। अब क्या हो, मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ बता देता हूँ। 12 हो, मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर 50 हो, यहाँ पर मैं 20 बता देता हूँ। 99, तो ये मैंने यहाँ पर 3
सॉरी 4 क्वांटिटीज़ बता दी हैं। अब मुझे वो आउटपुट उन्हीं की डिस्प्ले करवाएगा। ये वाली वैल्यूज़ 12, 50, 20 और 99 अगर मेरे क्वांटिटी वाले कॉलम में होंगी तो मुझे सिर्फ उसी के रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 99 मेरे कॉलम में नहीं है क्वांटिटी वाले, तो फिर उसके रिकॉर्ड ज़ाहिर सी बात है वो हमें डिस्प्ले नहीं करवाएगा। ये नहीं है कि वो एरर दे देगा, एरर हरगिज़ हमें नहीं देगा। तो ये इनका ऑपरेटर हमारे पास इस्तेमाल होता है में, और इसी तरह हमारे पास नॉट इन भी यूज़ होता है, यानी नॉट इन इनका रिवर्स है। अब इन क्वांटिटीज़, ये जो यहाँ पर मैंने क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब की हैं, इनके अलावा वो मुझे बाकी की क्वांटिटीज़ डिस्प्ले करवाएगा। वो चाहे फिर मेरे पास 13 हो, वो 51 हो, 49 हो, 19, 21 हो, 100 हो, वो मुझे डिस्प्ले करवाएगा। तो इन का रिवर्स हमारे पास यहाँ पर मेथड यूज़ होता है नॉट इन का। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक इनका यहाँ पर हम इन ऑपरेटर का अपना एक सब क्यूरी इम्प्लीमेंट करते हैं। इन ऑपरेटर की सब क्यूरी, सब क्यूरी का मतलब होता है कि एक क्यूरी के अंदर ही एक और क्यूरी हमारे पास मौजूद होती है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, जहाँ पर मैंने उसको कह दिया कि कस्टमर आईडी मेरी इन हो, किस में हो, उसके लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कस्टमर आईडी को किस टेबल के अंदर, ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर। तो यहाँ पर ये ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी भी है, कस्टमर आईडी भी है, और कस्टमर वाले टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने क्यूरी राइट की थी वो ये बताती है कि सबसे पहले वो सेलेक्ट करेगा तमाम कस्टमर्स के रिकॉर्ड को कस्टमर्स वाले टेबल्स में से, फिर वो चेक करेगा कंडीशन जो कि मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है कि जौन जौन सी कस्टमर आईडी मेरे कस्टमर वाले टेबल में मौजूद होंगी और ऑर्डर्स वाले टेबल में यहाँ पर मौजूद होंगी, सिर्फ मुझे वो उसी के रिटर्न जो आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा वो कस्टमर्स वाले टेबल्स की होंगी। तो टोटल अगर कस्टमर वाले टेबल के रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो वो 91 है। इसका मतलब है कि 89 रिकॉर्ड्स या 89 कस्टमर आईडीज़ ऑर्डर वाली आईडीज़ में भी सेम मौजूद हैं। तो इन मैंने उसे बता दिया में। तो ये जो मैंने इन की पैरेंथेसिस में यहाँ पर ये एक और छोटी सी क्यूरी लिखी है, तो बेसिकली यही मेथड हमारे पास सब क्यूरी का कहलाता है कि एक क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी का मौजूद होना। अगर मेरी ये एक्सटर्नल या आउटर क्यूरी या आउटर कंडीशन दुरुस्त होगी तो फिर ही ये वाली एग्जीक्यूट होगी। अब देखें कस्टमर वाले टेबल के अंदर 91 रिकॉर्ड्स हैं, इसका मतलब है कि जो 2 रिकॉर्ड्स हैं वो या तो मेरे पास इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर भी डिस्प्ले नहीं हुए। तो यहाँ पर इनके साथ बेसिकली मैंने एक छोटी सी सब क्यूरी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। और इसी तरह मैंने जिस तरह के बताया कि नॉट इन हमारे पास इनका रिवर्स मेथड इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर अब वो वाली मेरे पास ये देखें 22 और 57, इसका मतलब है कि ये जो 22 और 57 है इसके रिकॉर्ड ऑर्डर वाले टेबल्स में मौजूद नहीं होंगे, तभी आउटपुट मेरे पास डिस्प्ले नहीं थी हुई। तो ये एक छोटा सा हमारे पास इन ऑपरेटर का यहाँ पर यूजेज था। सो इज़ इट क्लियर? जो मेथड हमने देखे हैं एग्रीगेशन फंक्शन, जाहिर सी बात है जब हमने मैथमेटिकल कॉलम्स के ऊपर कैलकुलेशन कुछ इस तरह की परफॉर्म करवानी हो तो फिर मीन मीडियन हम लोग यूज़ करते हैं, सम का, मिनिमम, मैक्सिमम, ये हम लोग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर हमने एज या एलिसिस का भी इस्तेमाल किया कि जब हमने वो आउटपुट का कॉलम डिफ़ाइन करना हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो फिर एज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर हमने लाइक ऑपरेटर्स जिनको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है कि जिसमें हम एक पैटर्न बताते हैं।
सेम एग्जैक्ट मैंने जो पाइथन में स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ होते थे, स्टार्ट्स विद, एंड विड्स और कंटेन्स, ये जो हमने मेथड इम्प्लीमेंट किए थे, इसी तरह यहाँ पर वो पैटर्न्स के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास फिर ऑपरेटर आ गया इन का, और नॉट इन के जो बताता है में, जिसमें हम फिर कॉलम नेम के बाद हम बताते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ मेरे इस कॉलम में मौजूद हैं। अगर वो मौजूद होती हैं तो रिटर्न में हमें वो आउटपुट उसकी डिस्प्ले करवाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन ऑपरेटर। अब बिटवीन नाम से ही जाहिर है कि जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा रेंज बता देते हैं, तो वो फिर हमारे पास बिटवीन ऑपरेटर कहलाता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट के बाद मैंने यहाँ पर तमाम तर रिकॉर्ड्स ले लिए। कहाँ से ले लिए वो मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ, प्रोडक्ट्स वाले टेबल से। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन किस पे लगाई है मैंने, प्राइस वाले कॉलम पे मैं यहाँ पर कंडीशन इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने उसको आगे बता दिया कि बिटवीन ऑपरेटर के साथ साथ हम लोग एंड और के ऑपरेटर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि बिटवीन 20 एंड 50, यानी कि मुझे सिर्फ वो ही प्राइस वाले कॉलम्स के मुताबिक रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ जिनकी रेंज 20 से लेकर 50 के दरमियान आती है, यानी 20, 21, 22 अप टू 30, 31, फिर 40, 41 और अप टू सो ऑन 50 तक। तो मुझे वो सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा। तो बेसिकली ये जो बिटवीन ऑपरेटर है, ये हम एक रेंज उसको बताते हैं। तो आप यहाँ पर देखें 20 से ना तो वो कम की मुझे बताएगा और ना ही वो 50 से मुझे ज़्यादा की बताएगा। तो ये बिटवीन यानी कि इनके दरमियान आने वाली वैल्यूज़ वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। और सेम एग्जैक्ट जिस तरह हमने इनका रिवर्स वर्जन देखा नॉट इन, इसी तरह नॉट बिटवीन। अब इसके अलावा मुझे बाकी सारी वैल्यूज़ दिखाएगा। 20 से लेकर 50 की रेंज नहीं होगी, बाकी सब होगी, उससे कम की भी और उससे ज़्यादा की भी। तो बिटवीन में जब हम रेंज स्पेसिफाइड कर देते हैं कि इन दो नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, वो चाहे कंटिन्यूस हो, वो चाहे डिस्क्रीट हो, वो सारे के सारे मुझे डिस्प्ले करवाओ। तो ये हमारे पास आज के एसक्यूएल के अंदर मेथड्स थे। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे, जिसमें हमने एग्रीगेशन फंक्शंस के मेथड्स या फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया, कह देना बेहतर है। फिर हमने इन ऑपरेटर नॉट इन को देखा, इनका ही इस्तेमाल करते हुए, नॉट इनका ही इस्तेमाल करते हुए हमने सब क्यूरी को भी एक इम्प्लीमेंट किया। देन उसके बाद फिर हमने एलाइसिस का यूज़ किया कि जब हमने टेम्परेरी कॉलम का नेम अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए असाइन करना हो, तो फिर एज का हम लोग यूज़ करते हैं। और बिटवीन और नॉट बिटवीन जब हम अपनी रेंज स्पेसिफाइड कर देते हैं कि इसी रेंज के अंदर अंदर वैल्यूज़ मौजूद रहें, इससे बाहर ना जाएं, तो फिर बिटवीन का यूज़ करते हैं। और उसी के साथ साथ हमने लाइक ऑपरेटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड कार्ड करैक्टर्स, कि जिसमें हम एक पैटर्न के मुताबिक आउटपुट, बेसिकली देखना तो हमने आउटपुट्स ही हैं, हमने एनालाइज अपने टेक्स्ट को डिफरेंट वे में करना होता है। तो हर टूल के अंदर कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं अपने डेटा को रिट्रीव करने के, उसके ऊपर कंडीशंस इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको डिफरेंट वे से एनालाइज करने के लिए। जब तक अच्छी तरह एनालिसिस ना हो, फिर तब तक हम किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, कंक्लूजन नहीं कर सकते। सो इज़ इट क्लियर। और ड्यूरिंग द क्लास ही जो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो आई होप कि उससे भी रिलेटेड आपको क्लियर हुआ होगा, और जो सुनेंगे बाद में उनको भी, कि लाजमी नहीं है कि हर टूल के अंदर आप एक्सपर्ट हों, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज डेटा एनालिसिस की फील्ड के अंदर यूज़ होने वाले ये टूल्स हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर हर एक जो है वो टूल के ऊपर उसी के मुताबिक ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने एक टूल में आपका इंटरेस्ट है, आप उसी में ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस और ग्रिप अच्छी करना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, तो वो फिर आपकी चॉइस है कि वो कौन सा आपको टूल सूटेबल रहता है। एक्सेल है, पाइथन है या एसक्यूएल है। और एक्सेल की ही तरह हमारे पास पावर बीआई भी इस्तेमाल होता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। बट और एक्सेल में ही मैंने कहा था कि हम गूगल शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी ड्राइव के साथ ही कनेक्ट होती है। सो इज़ इट क्लियर।
ओके, देन अब कुछ ज़्यादा हमारे पास टॉपिक्स नहीं रहे, सो उसी वजह से हम कुछ टॉपिक्स अपनी क्लास के अंदर जो है वो कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जॉइंट्स का इम्प्लीमेंट करेंगे, और जॉइंट्स के वही कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास जो मैंने आपको पाइथन में बताए थे, लेकिन एसक्यूएल के अंदर बस उसको कैसे इंप्लीमेंट करना और कौन कौन से जॉइन इस्तेमाल होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ में एग्रीगेशन फंक्शंस को मिलाकर यूज़ करेंगे, और केस स्टेटमेंट हमारे पास रहती हैं, फिर यूनियन, ये ऑपरेशंस हैं, तो इनको भी इंशाल्लाह हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में, एक दो तीन क्लासेस ही लगेंगी एसक्यूएल के अंदर, और ज़्यादा कोई हमारे पास काम नहीं है इसमें इतना, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कवर करेंगे। सो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपनी क्लास को, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, उनको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।